हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो मैं इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी के लेक्चर्स के अगर आपको डिटेल्स चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी एनसीईआरटी के शूट कर लिए हैं, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देखिए, मैं एक लेक्चर आपके सामने ला के दिखा रहा हूँ, इसमें किस तरह मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाता हूँ। रिमेंबर, उसके बाद आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी सिविक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। सिविक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो याद रखिएगा, क्लास 8th की एनसीईआरटी में सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको मैंने 3 पार्ट में कवर किया हुआ है। तो चलिए पहला पार्ट में डिस्कस करते हैं, उसके 2 पार्ट जो हैं, आपको अगर पूरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आप प्लीज ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें किस तरह बेसिक मेंशन है। ओके, बहुत बेसिक जो एनसीईआरटी मेंशन है, बिल्कुल उसी तरह मूव करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके अगर एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे 8th क्लास की सिविक्स, तो आप देखेंगे फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है। फुटबॉल के एक एग्जाम्पल से कुछ समझाना चाह रहे हैं, समझते हैं क्या बोला गया है। लेट अस सपोज लिखा हुआ इमेजिन अ गेम विदाउट रूल्स। कोई गेम आप खेलिए जहां रूल्स ना हो। लेट अस सपोज फुटबॉल ही मैं बोलता हूं, फुटबॉल खेलो जहां पर रूल्स ना हो। तो क्या करोगे आप लोग? फुटबॉल को पैर की जगह हाथ से लेके भागने लगोगे। ओके, रूल्स नहीं पता है, कुछ भी करोगे। तो एक तरीके से अगर किसी गेम के रूल ना हो, रिमेंबर, तो क्या होगा? गेम तो पूरा बिगड़ जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है। रिमेंबर, जो रूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर द फंडामेंटल फॉर द गेम टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको गेम को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। रिमेंबर, नहीं होंगे तो गेम सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो अब ये जो मैंने एग्जांपल बताया आपको गेम और रूल्स के पर्सपेक्टिव से, तो याद रखिए जो हमारी सोसाइटी है वो भी एक फुटबॉल की तरह है। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल टीम की तरह है। तो यार कि जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, फॉर एग्जांपल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ली है तो वर्ल्ड की सोसाइटी लीजिए, जो सोसाइटी होती है याद रखिएगा वो भी एक फुटबॉल टीम की तरह है। ठीक है, और उसको भी अगर आपको गवर्न करना है, ठीक है, तो उनके लिए भी एक लॉस चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस चाहिए। तो याद रखिएगा, तो उनको अगर उन सोसाइटी को, हमको जिस तरह हमको गेम के लिए रूल्स चाहिए थे, वैसे सोसाइटी एक फुटबॉल टीम है। तो रिमेंबर, we need laws, we need rules and regulations are required to govern that society। तो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए हमको ये लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। रिमेंबर, तो आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरह गेम से कनेक्ट कर रहा हूं। तो याद रखिए, अब ये लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस कहां मिलेंगे? तो याद रखिए यही चीज मिलती है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। कहने का मतलब द रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स। याद रखिए, जहां पर रूल्स, रेगुलेशंस ये सब मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी को हम गवर्न कर पा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टॉपिक का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऑफकोर्स हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही फोकस करेंगे। ओके, तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन। आई होप आपको गेम के एग्जांपल से समझ में आई होगी कि हमारी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशन, लॉस की जरूरत है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में देखिए हाईलाइट करके लिखा हुआ है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को, रिमेंबर इंडिया की अगर हम बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? रिमेंबर, तो देखिए स्टार्ट कैसे किया गया इस एनसीईआरटी को, इस पॉइंट को, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम कंट्रीज का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। रिमेंबर, ये बात सही है। ठीक है, देखिए बट आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्या अभी मैं आपको ये वर्ड्स जो है आगे करके स्पेसिफाई किए जाएंगे, बट अभी याद रखिएगा जो लिखा हुआ है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिसको डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता तो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, बट डेमोक्रेसी अभी मैं बेसिक बता देता हूं कि लेट अस सपोज जहां पर पब्लिक के हाथ में पावर होता है। ठीक है, मैं कहूंगा आपके हाथ में कैसे पावर है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास वोटिंग का पावर है, हम वोट करके किसी को भी 5 साल में इलेक्शन में हटा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल। रिमेंबर, तो एक बहुत बेसिक सीमेंट डेफिनेशन बताइए, बाकी आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप देखेंगे जनरली उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिमेंबर, सो दे लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज, ये बात लिखी हुई है कि ऐसी बात नहीं है कि जिस कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब डेमोक्रेटिक है। याद रखिएगा, मतलब मैंने क्या बोला, डेमोक्रेटिक कंट्री का जनरली आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट अगर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। रिमेंबर, याद रखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो फीचर्स होने चाहिए, तभी वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन है बट डेमोक्रेसी नहीं है? मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल चाइना की। चाइना में आप देखेंगे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है और कोई पार्टी आ ही नहीं सकती पावर में, तो इसीलिए वहां पर
कॉन्स्टिट्यूशन तो है चाइना का खुद का, रिमेंबर, क्योंकि उनको भी रूल्स रेगुलेशंस तो चाहिए होंगे अपनी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, बट रिमेंबर वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो फीचर्स नहीं होंगे जिससे कि हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, रिमेंबर। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ओके। बट हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं। टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि भाई व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपके एनसीईआरटी में 5 ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होने से कितना बेनिफिट है, रिमेंबर, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सर्वल पर्पसेस, याद रखिएगा, ऐसे 5 पर्पस लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, जिससे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, रिमेंबर। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। तो इन 5 पॉइंट्स को मैं डिवाइड कर रखा है, एक एक करके मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या प्रोवाइड करता है? जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी कंट्री इस तरह की हो, इस तरह उनको गवर्न किया जाए, याद रखिएगा, जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं। कहने का मतलब, रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या सर्व करता है, आपको क्या हेल्प करता है सर्व करने में? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, याद रखिएगा, और वो कौन से सेट ऑफ लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ऑल पर्संस इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन, मतलब जो लोग चाहते हैं, रिमेंबर, ठीक है, एज अ बेसिस ऑफ विच इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, मतलब वो जिस तरह की उनकी एस्पिरेशन है कि भाई हमारी कंट्री इस तरह होनी चाहिए, इस तरह के लॉज होने चाहिए, इस तरह के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये चीज प्रोवाइड करता है, रिमेंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके एस्पिरेशंस, याद रखिएगा, वो पूरी करने में हेल्प कर रहा है, रिमेंबर। और एस्पिरेशंस ऐसा मतलब, कहने का मतलब, जो कंसेंसस हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं, रिमेंबर, उनका एक कंसेंसस है कि हमको इस तरह गवर्न होना है, रिमेंबर। तो याद रखिए, जो कॉमन कंसेंसस होगा वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिख जाएगा, रिमेंबर। तो ठीक है, तो एक तरीके से जिस तरह की सोसाइटी होगी उसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी बता देता है कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन देख के समझ में आ जाएगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, रिमेंबर। तो आई होप पहला पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की के लोग चाहते हैं किस तरह वो गवर्न हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता है, रिमेंबर, ठीक है। सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन, मतलब जो सिटीजंस है वो चाहते हैं वो किस तरह की कंट्री हो जहां पर वो रह सके, रिमेंबर, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों के आइडियल्स जो हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहे हैं। और एक तरीके से याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन है तो वहां की सोसाइटी किस तरह की उनकी एस्पिरेशंस होगी वो आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशन देख के समझ में आ जाएगा, मतलब आपको लोगों का नेचर जो है, सोसाइटी का जो नेचर है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन देख के समझ में आ जाएगा, रिमेंबर। इसका एग्जांपल एक बड़ा अच्छा दिया हुआ आपके में, एक नेपाल की स्टोरी दी हुई है जिससे ये चीज समझ में आती है कि लोगों की एस्पिरेशन किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है। तो चलिए वो स्टोरी जो है वो थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल कहाँ है ये तो आई होप सबको पता होगा, यूपी के ऊपर आप देखेंगे नॉर्दर्न साइड में आपको नेपाल दिख जाएगा, रिमेंबर, ठीक है। सिक्किम के आप देखेंगे वेस्ट में, और उत्तराखंड के अगर देखेंगे तो आपको ईस्ट में नेपाल दिख जाएगा, ओके। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। तो अब नेपाल की अगर मैं स्टोरी, तो देखिए जो मेंशन है सिर्फ हम बस ये पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो बहुत लाइट नोट पे मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। ऐसा कुछ था, याद रखिएगा, कि पहले वहां पे एक किंग थे, किंग का नाम था किंग बीरेंद्र, रिमेंबर, ठीक है। और वहां पर उन्होंने 1990s के टाइम पर, रिमेंबर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश कर रखी थी। कहां पर? दैट इज एट नेपाल। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, याद रखिएगा, कि वहां पर गवर्नमेंट भी थी और किंग का भी रूल था, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो किंग के पास थोड़े ज्यादा पावर्स थे, ओके। बट स्टिल वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी और याद रखिएगा मोनार्की भी थी, मतलब किंग के पास भी पावर थे, ठीक है। बट अगर आप आगे देखते हैं, उसके जो बेटे आते हैं जिनका नाम है किंग ज्ञानेंद्र, रिमेंबर, वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से जो पावर्स किसके हाथ में थे, गवर्नमेंट भी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पावर्स थे, वो पावर्स ले लेते हैं और पूरा पावर अपने हाथ में रख लेते हैं, मतलब एक तरीके से मोनार्की सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं, रिमेंबर। तो वो एब्सोल्यूट पावर ले लेते हैं, रिमेंबर। और जबकि जो पावर पहले सेटअप किया गया था 1990s में, ठीक है, उस पावर को वो अपने हाथ में ले लेते हैं। कब? 2005 में। अगर आप ऐसा करोगे, सारा पावर अपने हाथ में ले लोगे और मोनार्की सिस्टम बना दोगे जहां पे किंग ही रूल करेगा, किंग की ही बात चलेगी, रिमेंबर, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जो वहां के मॉइस थे, पीपल थे, याद रखिए, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट? किंग ज्ञानेंद्र के अगेंस्ट, रिमेंबर, ठीक है। अब जब इतना प्रोटेस्ट होने लगा किंग के अगेंस्ट, तो किंग ने क्या किया, रिमेंबर, 2006 में फाइनली क्या किया, याद रखिएगा, जो पावर ऑफ द किंग, जो एब्सोल्यूट पावर थे, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को चाहिए ही नहीं था किंग, लोगों को मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए था, रिमेंबर, इसलिए तो उन्होंने रिवोल्ट किया, रिमेंबर। आप देख रहे हैं ना, लोगों की एस्पिरेशंस क्या थी, मोनार्की सिस्टम, नो, दे वांटेड डेमोक्रेटिक सेटअप, रिमेंबर। उन्हें मोनार्की सेटअप नहीं चाहिए था, राजा का रूल नहीं चाहिए था, उन्होंने रिवोल्ट किया और फाइनली 2006 में वो सक्सीड हुए, उन्होंने किंग के पावर को खत्म भी
कर दिया, आप देखिए। और फिर 2008 में नेपाल जो थी, याद रखिएगा, इट बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्की। मोनार्की को हटा दिया और डेमोक्रेटिक सेटअप स्टैब्लिश किया जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी 2008 में, ठीक है। तो ये मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? अब उनका पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था क्या? पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था, याद रखिएगा, जब किंग रूल कर रहा तब भी कॉन्स्टिट्यूशन था, बट लोगों ने कहा अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने मोनार्की से अब क्या कर दिया है, दैट इज डेमोक्रेटिक सेटअप कर दिया है। तो याद रखिएगा, पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि अब नई नेपाल एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, मोनार्की नहीं रही। और लोगों ने कहा क्यों आप पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं अडॉप्ट करेंगे? तो लोगों ने कहा द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी। मतलब वो जो चाहते थे नेपाल किस तरह का हो, वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, वो उनकी एस्पिरेशंस, वो उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए दे नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से लोगों की एस्पिरेशंस बता रहा है। नेपाल में लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखा और आप देखेंगे 2015 में फाइनली उनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी किया गया। ओके, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि लोगों की जो एस्पिरेशंस होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। याद रखिए, दे नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। याद रखिए, जो भी पुराने रूल्स थे वो सब वो चेंज करना चाहते हैं क्योंकि सेटअप ही चेंज हो गया ना, मोनार्की से अब वो डेमोक्रेटिक सेटअप बन चुके हैं। रिमेंबर, सो लोगों की एस्पिरेशन चेंज हो चुकी हैं, लोग पुराने तरीके से रूल नहीं होना चाहते, उस तरह गवर्न नहीं होना चाहते। तो ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी में, रिमेंबर, पहले वाले पॉइंट के लिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ओके, मैंने बताया 5 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आते हैं, ये पहला पॉइंट ही बड़ा था, बाकी चारों पॉइंट छोटे हैं, रिमेंबर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और क्या हेल्प करता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए किसी कंट्री को? क्योंकि ये डिफाइन करता है कि आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का। रिमेंबर, आपका कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की सिस्टम है, आपका डिक्टेटरशिप है, आपका डेमोक्रेसी है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है। रिमेंबर, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल शुड बी देयर, मतलब क्या किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की या कोई अदर सेटअप है। रिमेंबर, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। जैसे नेपाल का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक तरीके से किंग रूल मतलब मोनार्की दिखाता था। रिमेंबर, पहले भी अगर आप नेपाल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां मोनार्की सेटअप था। रिमेंबर, ठीक है। और नया जो अभी 2015 में आप देखेंगे तो वहां डेमोक्रेटिक सेटअप बन गया। तो आपका एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का, वो आइडेंटिफाई कर देता है। रिमेंबर, ठीक है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज पे हेल्प करता है। रिमेंबर, आपका जिस तरह का भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, रिमेंबर, ठीक है, वो किस तरह वर्क करेगा, उसको किस तरह गवर्न किया जाएगा, वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा। रिमेंबर, जो भी पॉलिटिकल सेटअप हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो आपका डेमोक्रेसी हो। रिमेंबर, तो यही पॉइंट लिखा हुआ है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किस तरह डिसीजन मेकिंग लिए जाएंगे सोसाइटीज में, मतलब जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ठीक है, उस वहां पर किस तरह डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, किस तरह वर्क किया जाएगा, वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। तो आपका नेचर ही बताया था पॉलिटिकल सिस्टम का, और उस पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह वर्किंग होगी, किस तरह डिसीजंस लिए जाएंगे, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करता है, गार्ड करता है। याद रखिएगा, ऐसे रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमको गार्ड करते हैं मिस यूज ऑफ पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। आपको पता है हमारे यहाँ क्या है, हम लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं फॉर एग्जांपल, और वो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाते हैं। अब हो सकता है वो लोग गलत रूल्स बना दे, गलत रेगुलेशंस बना दे, आपके ऐसे राइट्स छीन ले जो आपके बेसिक राइट्स है, वो गलत तरीके से वो आपके पावर्स छीनना चाहे। रिमेंबर, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अगर कोई ऐसा, याद रखिएगा, जो आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल लीडर को भेजा है ऊपर, याद रखिए, रूल्स बनाने का, और वो मिसयूज करे पावर को, तो कॉन्स्टिट्यूशन इससे आपको प्रोटेक्ट करता है। आप कहेंगे किस तरह प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा, तो वो मैं आपको बता दूं किस तरह प्रोटेक्ट करता है। याद रखिए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। रिमेंबर, और वो फंडामेंटल राइट्स एक तरीके बेसिक राइट्स हैं। रिमेंबर, अगर आपने कोई भी लॉ बनाया और आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो लॉ नल और वॉइड हो जाएगा। तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लॉ बनाया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि वो लॉ क्या हो जाएगा, नल और वॉइड। तो आपको देखा आपके कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह आपको प्रोटेक्ट किया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपके मिसयूज ना करे पावर्स का। रिमेंबर, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेल्प कर रहा है मिसयूज ऑफ पावर ना हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, याद रखिएगा, इन अ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक चीज के लिए बड़ी हेल्प करता है, क्या, कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जिसको आप मेजॉरिटी कह सकते हैं, रिमेंबर, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ठीक है, डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल। मतलब जो माइनॉरिटी लोग हैं, रिमेंबर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो हिंदूज मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में मुस्लिम है, सिख हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करेगा कि जो मेजॉरिटी है वो, याद रखिएगा, वो क्या नहीं करे, वो डज नॉट यूज इट्स पावर, मतलब एक तरीके से दबाने की कोशिश ना करे, किनको, माइनॉरिटी को।
को, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करेगा। तो आप कहेंगे कैसे? जैसे बहुत सारे माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 30 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज को। ओके, तो एक तरीके से माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है कहां पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रिमेंबर, सो एक तरीके से डोमिनेंट ग्रुप उन पर वो ना करे, रिमेंबर मिसयूज ना करे अपने पावर्स का। ओके, लिखा भी है कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू मेजॉरिटी। ऐसी चीजों से एक्सक्लूड ना हो जाए माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी को भी मिल रही है। रिमेंबर, ऐसा ना हो कि सिर्फ मेजॉरिटीज को मिलेगी, माइनॉरिटी को हम वो चीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल नंबर 30 जो है माइनॉरिटीज को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, टू प्रिवेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कर रहा है कि इट प्रिवेंट द ट्राइनी और द डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी। तो जो क्रूअल रूल हो सकता है मेजॉरिटी सेक्शन का, रिमेंबर, या डोमिनेंट सेक्शन का, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए कितने एडवांटेज हो गए, आपके एस्पिरेशंस फुलफिल कर रहा है। रिमेंबर, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको बताया ये कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाए ना, उनको रिमेंबर उनके मतलब जो लेस पावरफुल ग्रुप है उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उसमें आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर अभी आपने एक और पॉइंट और देखा था कि किस तरह आपको मिसयूज, पॉलिटिकल लीडर्स मिसयूज ना करें पावर्स का, उसमें आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपका पॉलिटिकल सेटअप किस तरह का होगा, पॉलिटिकल सेटअप में किस तरह डिसीजंस लिए जाएंगे, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हेल्प कर रहा है। तो चार चीज तो हमने देख ली कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस जरूरत है। रिमेंबर, और फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्फ। हमसे ही बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर ये कैसे, हमसे कैसे बचाता है? अब लेट अस सपोज लाइफ में आपने कोई डिसीजंस लिए, लाइफ में क्या आपने कोई डिसीजंस लिए, रिमेंबर, जो कि आपको नहीं पता सही है गलत है, बट बाद में आपको पता चला अरे यार ये फैसला तो मेरा गलत था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, रिमेंबर, जो आपको ये बताती हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी है, और बाद में आपको रियलाइज होता है अच्छा हुआ मैंने वो चीज नहीं की। कहने का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस। हम जो कुछ डिसीजंस लेते हैं मे बी वो गलत हो। रिमेंबर, मैं आपको बताता हूं कैसा डिसीजन आप ले रहे हैं जो गलत होगा। रिमेंबर, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है यार ये डिसीजन आपको नहीं लेना है, इसका इंपैक्ट गलत होगा, एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। रिमेंबर, लार्जर मतलब इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी कंट्री को। रिमेंबर, कहने का मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स। मतलब आपके छोटे से वजह से, रिमेंबर, पूरी कंट्री को ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हिल सकते हैं, याद रखिएगा। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल बताऊं, मॉब लिंचिंग। ठीक है, मतलब जब भीड़ किसी को मार देती है। रिमेंबर, लेट अस सपोज रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रिमेंबर, तो भीड़ गुस्से में आती है और जिस बंदे ने एक्सीडेंट किया है उसको वहीं पर मार देती है, जिसको कहते हैं मॉब लिंचिंग, जो कि गलत है। आप कहेंगे अरे हमने तो जस्टिस प्रोवाइड कर दिया, उसने उसको मारा, हमने उसको मार दिया। एन आई फॉर एन आई मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, कहते हैं ना महात्मा गांधी। आप ऐसा नहीं कर सकते, उससे एक्सीडेंट होगा तो आप उसको ही मार दें। रिमेंबर, ये जस्टिस नहीं है। ओके, तो रिमेंबर यही बात बोलना चाह रहा, आपने तो एक्शन ले लिया, आप सोचा रहे मैंने सही एक्शन लिया, बट ये गलत एक्शन था, हमारी कंट्री के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। रिमेंबर, जुडिशरी बनी हुई है जो इस एक्शंस को, इन चीजों पे सजा सुनाएगी। आपको ये काम नहीं करना है, ये आपका काम नहीं है। रिमेंबर, सो इस कहने का मतलब जो हमारी कंट्री के प्रिंसिपल उसको आपने, अब देखिए कल को ऐसे ही होगा तो हर लोग यही करेंगे तो हमारी कंट्री में तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो यही बात बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे लोग लेट अस सपोज हमारी कंट्री की पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान होंगे। इतनी सारी हर दिन देखिए इलेक्शन होते रहते हैं, है ना। आप देख कभी उत्तराखंड का इलेक्शन हो रहा है, कभी आप यूपी का इलेक्शन देख रहे हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप इन पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान हो जाएंगे। रिमेंबर, और आप कहेंगे इससे अच्छा डिक्टेटरशिप हो जाए देश में। रिमेंबर, ठीक है, वही रूल करे, ये इलेक्शंस वगैरह ना हो। रिमेंबर, तो आपने तो अभी डिसीजन ले लिया ये, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा नहीं डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें नहीं लिखी हुई है। रिमेंबर, तो आपने तो अभी के हिसाब से बोल दिया, बट आपको नहीं पता डिक्टेटरशिप में क्या होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स जो मिले ना वो भी छिन जाएंगे। लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कितना डिसएडवांटेज हो रहा है। रिमेंबर, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है नहीं यार ये चीज गलत है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी, कभी कभी उनको बड़ी फीलिंग आई थी पार्टी पॉलिटिक्स देख के कि यार ऐसा क्यों ना हो कि हम एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर ही बना दे। रिमेंबर, ये इलेक्शंस वगैरह बंद हो जाए, बट लॉन्ग टर्म डिक्टेटरशिप हो जाएगी तब आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा, जब आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, जब आपको दिक्कतें आएंगी तो आप कहेंगे अरे यार गलत फैसला हो गया। तो यहीं पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि ऐसे गलत फैसले नहीं लेना है, क्योंकि आप ऐसे फैसले ले ही नहीं सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर ही नहीं सकते। और ये हर कास्ट, हर रिलीजन, सब लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं।
ओके, सो आई होप आपको समझ में आएंगे व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो देखिए मैंने पहले पार्ट में आपको बताया जो एनसीईआरटी में आप लिखा, मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, रिमेंबर। तो पार्ट 1 था, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 फीचर्स मेंशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमारे एप्लीकेशन में आएंगे, रिमेंबर। तो आप एप्लीकेशन के भी लेक्चर्स, अगर आप हमारे लेक्चर्स को परचेज करते हैं, रिमेंबर, तो आपको इनकी पीडीएफ से लेके आपको सारे लेक्चर्स जो हैं प्रॉपर्ली अवेलेबल हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के, और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, रिमेंबर। क्योंकि एनसीईआरटी एक तरीके से आपका बेस बनाती है, आपको मेंस में हेल्प करती है, आपके दिमाग को ब्रॉड करने में हेल्प करती है, ठीक है, और आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, रिमेंबर। तो आपको अगर हमारे कोर्सेज का डिटेल्स चाहिए, एप्लीकेशन को विजिट करें या तो आप हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।